गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं, और सेबी की तरफ से हमें कुछ रूल्स आते हुए नजर आए हैं नए, उस बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट को। मंथली टाइम फ्रेम को एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि मंथली कैंडल हमारी क्लोज होती हुई नजर आई है। तो न्यू मंथ यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है हमें, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप देखेंगे, जब हम लास्ट मंथ यहाँ पे अगस्त कैंडल पे खड़े हुए थे, तब मैंने आपसे एक डिटेल एनालिसिस शेयर किया था जहां पे मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा है कि मार्केट ऊपर की साइड पे यहाँ पे पुश करा, फिर वापस से दो यहाँ पे मंथ यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला, और अभी इस टाइप की कैंडल बनी है जहां पे मार्केट ने ये जो पॉज टाइप कैंडल बनी थी इसका लो तो ब्रेक डाउन करा, पर वापस से मार्केट ऊपर आके ही क्लोज करा है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो सितंबर मंथ हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली यही बात मैंने आपसे डिस्कस करी थी। मार्केट काफी अच्छा बुलिश साइड में मूव करता हुआ भी नजर आया, फ्रेश ऑल टाइम हाई भी बनाता हुआ नजर आया। अभी उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल में क्लोज होता हुआ नजर आया है, जहां पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ हमें यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है लास्ट के एक दो दिन में। उस वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ऊपर से और यहाँ पे अभी स्पिनिंग टॉप कैंडल में क्लोज हुआ है। तो जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, काफी बड़ी कैंडल है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है, और ये कहीं ना कहीं हमें बायर्स और सेलर्स के मन में कंफ्यूजन शो कर रही है, तो नेक्स्ट मंथ हमें थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। उस बात के लिए हमें प्रिपेयर रह के चलना है। थोड़ा वॉलेटाइल मंथ हो सकता है ये अक्टूबर मंथ जो स्टार्ट हुआ है ये वाला। अब वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर एक चैनल के अंदर में हम मूव करते हुए चल रहे हैं, जहां पे लोअर साइड पे कई बार हमने सपोर्ट ले लिया है, हायर साइड पे हमने कई बार रेजिस्टेंस ले लिया है। अभी भी इसी के हायर साइड पे आके हमने एक यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल बनाई थी। तब हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था जैसे ही मार्केट इस कैंडल के नीचे निकलना चालू करता है तो काफी अच्छा यहाँ पे सेलिंग साइड पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस एग्जांपल को मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि पहले भी इस टाइप की कैंडल बनी थी, मार्केट इसके लो के नीचे ट्रैवल करना चालू करा तो काफी अच्छा हमें सेल ऑफ देखने को मिला। अभी सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे वापस से कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है। तो जब तक ये करेक्शन साइकिल पूरी नहीं हो जाती, जैसे मार्केट यहाँ से काफी अच्छा मूव दिया, फ्रेश ऑल टाइम हाई वगैरह भी बनाया, पर एक ही इशू था कि यहाँ से कंटिन्यू चलते चलते डायरेक्टली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट वगैरह कर दिया। तो मार्केट ये पूरा ब्रेकआउट ऑलमोस्ट यहाँ पे फेल कर चुका है। तो अभी मार्केट करेक्शन साइड पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट इसकी साइड पे हमें कुछ अपॉर्चुनिटी देता है तो उस साइड पे हम फोकस रखते हुए चल सकते हैं। अग्रेसिव बाइंग का लेवल अभी इसके ऊपर ही आएगा जब तक मार्केट 53,550 के लेवल को एटलीस्ट क्रॉस करना चालू नहीं करता, तब तक हम अग्रेसिव बाइंग को अभी पॉज करते हुए चल सकते हैं। इंट्राडे वगैरह में छोटे मूव कैप्चर कर लिए वो ओके हो जाता है, पर यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग का भी कोई स्कोप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे मैंने आपसे एनालिसिस में यही बात डिस्कस करी थी मंडे के लिए कि मार्केट ऐसे जोन के आसपास आ चुका है जहां पे मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करा, और हमने ये बात को डिस्कस भी करा था कि मार्केट अगर इस जोन के आसपास आके, जब हम इस कैंडल पे खड़े हुए थे, कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुक जाए उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है, आगे आने वाले टाइम के लिए अच्छा रह सकता है मार्केट के लिए। पर मार्केट ने उसी फ्लो में, जो यहां से चलता हुआ आ रहा था फ्लो, उसी फ्लो में मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। उस वजह से ऊपर जाते ही मार्केट के पास यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हो गई, मार्केट स्ट्रगल करने लगा लिक्विडिटी के लिए, और यहाँ पे काफी अच्छा फिर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जब हम इस कैंडल पे खड़े हुए थे तब मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट ने दो कैंडल को एक साथ एनगल्फ कर लिया है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे इस जोन के आसपास कभी भी यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हमें टच पॉइंट्स देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे इसके नीचे निकलते ही काफी अच्छा हमें सेल ऑफ देखने को मिला, बहुत बड़ा यहाँ पे मूव होता हुआ नजर आया। और एक दिन पहले हमने एनालिसिस में यही प्लान किया कि मार्केट काफी अच्छा एक स्ट्रेच ले चुका है, प्लस साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन है जहाँ पे फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और ऐसे जोन के आसपास हम आ चुके हैं जहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे बाय कर लेते हैं, मार्केट रिटच कर रहा है वापस से। कुछ लोग सोचेंगे कि यार मार्केट ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन में बना हुआ है, चलो सेल कर देते हैं। तो इस जोन के आसपास मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है, क्योंकि एक दिन पहले वैसे भी काफी अच्छा मूव हो चुका है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे डिटेल में, और यही कहा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है, एक पॉज टाइप कैंडल यहाँ पे बना सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट वॉज काइंड, एक प्रॉपर पॉज टाइप कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर की साइड पे एक टिक लगाया, फिर उसके बाद ओवरऑल पूरा दिन हमें जिगजैग देखने को मिला, जहां पे मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ खत्म हो गया। तो जब मार्केट इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है तभी कुछ यहाँ पे बाइंग साइड का अग्रेसिव मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अगर जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुलता है, डायरेक्टली वापस से इसका हाई क्रॉस कर रहा है, तभी हमें बाइंग के लिए प्लान रखते हुए चलना है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता है, नीचे निकल रहा है, इसका लो वगैरह ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो इसके नीचे ये जो करेक्शन चल रहा है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। ये कैंडल के बीच का एरिया थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर हो सकता है, पर अल्टीमेटली अगर इसके नीचे वापस से निकलते हैं तो हमें सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चलना होगा, क्योंकि ये जो पूरा ब्रेकआउट वगैरह हुआ था, अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट हम उस लेवल के आसपास आ चुके हैं जहां से हमने ब्रेकआउट किया था।
एक्चुअल में इस लेवल के आसपास से हमने ऑल टाइम हाई बनाना चालू करा था, तो वहां से देखते हैं तो पूरा वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है। और यहां से अगर देखते हैं जहां पे हम पहले बैक टू बैक रेजिस्टेंस ले रहे थे, इस जोन के आसपास बैक टू बैक रेजिस्टेंस ले रहे थे, ये पूरा हमारा एक जोन बना हुआ था जिसको मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। तो अगर यहां से ऑल मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इसी जोन के आसपास आ रहा है, जो कि यहाँ पे 52,200 से लेकर 150 के जोन में हमें देखने को मिलेगा। सो एक लाइन में सिंपल सा ब्रॉड माइंडसेट क्या बना कि मार्केट इसके बीच में रहता है तो थोड़ा सा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, उसको चाहे तो हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर कम क्वांटिटी से हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते हुए चल सकते हैं, जिसको अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे कैसे हम प्लान कर सकते हैं, कैसे कंडीशन डिजाइन हो सकती है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है, जहां पे पहले भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास एक्जैक्टली यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, अभी वापस से सेम जोन के आसपास ही मार्केट ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है जैसा आप देख सकते हैं। तो पहले मार्केट क्या हुआ, जैसे डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुला, गैप अप खुलते ही जैसे मार्केट ने उसका हाई क्रॉस करा तो काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। अभी सेम यहाँ पे कैंडल है, अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करता है तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। फिलहाल बीच का एरिया थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है और इसके नीचे हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इस जोन के आसपास निकल के आने वाला है 200 से 150 के आसपास, 52,200 के आसपास। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले जैसा मैंने आपको ये कुछ लेवल्स वगैरह डिस्कस किए थे और प्लान सिंपल सा ये शेयर किया था कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो ये सारे जो यहाँ पे पहले एक दिन सेलिंग हुई कंटिन्यू, उसके बाद गैप डाउन खुला, मार्केट वापस से सेलिंग हुई और धीरे धीरे करते हुए सेलिंग करते करते 53,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे हमने क्लोज किया है। तो ये सारे जो भी यहाँ पे सेलर्स सब जगह से सेलर्स बैठे हैं, अगर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये प्रॉफिट बुक करना चालू कर देंगे। मैंने आपके ऊपर एज्यूम करवा के भी ये बात बताई थी कि आप खुद यहाँ पे अगर सेल करके गए होते तो यहाँ पे ओवरनाइट अगर सेल किया होता तो आप यहाँ पे गैप डाउन खुलते ही क्या करते, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करते। उसी के साथ एक प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट मैंने आपको शेयर किया था कि मार्केट गैप डाउन खुल के अगर फर्स्ट टिक के साथ ऊपर आ रहा है तो वापस से फिर इस तरह से यहाँ पे नीचे नहीं जा पाएगा। उस वजह से अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बेस्ड बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलते ही ऊपर निकलना चालू करता है तो एक बाइंग का मोमेंटम हमें रिट्रेसमेंट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। सो एक्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुला, लेवल्स काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए डॉट टू डॉट। उसी लेवल के आसपास मार्केट गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आया, बाइंग में एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट देता हुआ नजर आया, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग चल रही थी, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था, तो एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला और डॉट उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट हिट करके जो हमने डिस्कस किया था 212 का, वहीं से वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आया। तो जैसा हमने ब्रॉड माइंडसेट डिस्कस किया था कि ओवरऑल दिन हमारा जिगजैग रह सकता है और मॉर्निंग में हमने प्लान डिस्कस किया था कि गैप डाउन खुलते ही हमें बाइंग वगैरह देखने को मिल सकती है। कट कॉपी पेस्ट वैसा ही होता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट पूरा दिन ओवरऑल जिगजैग करता हुआ, 2 इंडेक्स की एक्सपायरी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन था, जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया। अब इसके आगे यहाँ पे हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले साइड ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर लेते हैं और एक बात आप यहाँ पे पीछे चेकआउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जहां पे हम सपोर्ट ले रहे हैं, जो मैंने आपसे सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था जिसमें मार्केट डॉट बार बार सपोर्ट लिया, वो ये लेवल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हमारा गैप पड़ा हुआ है, तो अगर इसके नीचे वापस से मार्केट निकलता है, 3 बार वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे टच कर लिया है, पहले भी एक बार सपोर्ट ले लिया था, 2-3 बार मतलब पहले भी ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया था, अभी भी 3 बार सपोर्ट ले लिया है। इसके नीचे हम वापस से सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। पहले थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे इस जोन के आसपास रुक सकता है, फिर इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट हमें काफी दूर दूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वन वे मोमेंटम हुआ था पीछे से। जैसे इसके यहाँ पे गैप फुलफिल होता है, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है, फिर वापस से अगर नीचे निकल रहा है तो नेक्स्ट माइनर सपोर्ट यहाँ पे आएगा इस जोन में, फिर उसके नीचे हम काफी दूर यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट सपोर्ट होने वाला है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा 52,200 से लेकर 150 के जोन में, ये हमारा अल्टीमेट सपोर्ट होने वाला है। सो सिंपल रखेंगे प्लान को कि अगर मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तो हम वहां पे वेट कर लेंगे। उसके बाद मार्केट अगर इसको ब्रेकडाउन वगैरह करता है तब हम सेलिंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। ये बीच का एरिया भले हमारा थोड़ा सा वोलेटाइल बना हुआ है, रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है और लेवल यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है 53,000 का, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग जरूर कर सकता है, पर इसको अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है, एंड में भी थोड़े बहुत यहाँ पे बायर्स आते हुए नजर आए हैं, तो इसके नीचे थोड़ा सा सेलिंग हमें कंटिन्यू हो सकती है, जहाँ पे पहले वो गैप फुलफिल वगैरह हो सकता है 600 के आसपास, फिर फर्दर हम और प्लान करते हुए चल सकते हैं इस तरह से। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है तो सबसे पहले तो गैप डाउन के केस में एक बात का ध्यान रखना है, गैप डाउन खुलते ही फर्स्ट टिक से मार्केट ऐसे ऊपर आएगा, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेकआउट करेगा, फिर वापस से सेलिंग में जाएगा और ओवरऑल पूरा जिगजैग हो जाएगा। इस चीज के लिए हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है। दूसरी बात, गैप डाउन खुलते ही यहाँ पे ये सारे बायर्स तो ट्रैप होंगे, इसी के साथ नीचे के बायर्स पे भी कुछ खतरा बढ़ सकता है, जो पोजिशनल बायर्स वगैरह होते हैं पीछे से बाय करके बैठे होंगे, तो उस केस में भी हम थोड़ा सा सेलिंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बस एक ही चीज को उसमें ध्यान रखना होगा गैप डाउन के केस में, जो मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी वाला केस डिस्कस करा कि छोटा मोटा कोई गैप डाउन वगैरह खुलता है यहाँ कहीं पे, उसके बाद अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेकआउट कर देता है, तब फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं।
अदरवाइज मार्केट जैसे यहाँ कहीं पे खुले, थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए तो भी सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे से वापस से सेलिंग में आ जाए तो भी प्लान कर सकते हैं। बस इस तरह से गैप डाउन खुल के क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर नीचे नहीं आ पाएगा, तब हम सेलिंग में प्लान नहीं रख पाएंगे। फ्लैट का केस मैंने आपसे एक्सप्लेन कर ही दिया, थोड़ा सा यहाँ पे वॉलिटिलिटी हो सकती है फ्लैट में, क्योंकि 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे बायर्स वगैरह को ट्रैप करने के लिए उनको बिठाए, फिर वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आए। तो उस केस में हम यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो वेट कर लेंगे, फिर जब मार्केट कुछ यहाँ पे सेलिंग की कंडीशन बनाता है या ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब हम यहाँ पे सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। या और बेटर तरीका हो जाता है कि पहले थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर से सेलिंग दिखा रहा है, तब 50% क्वांटिटी या 25% क्वांटिटी प्लान कर ली और रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ पे ब्रेकडाउन के साथ प्लान करते हुए चल सकते हैं। सबसे ट्रिकी केस होने वाला है गैप अप वाला केस। उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, ये लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऊपर के सेलर्स काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो अब यहाँ पे इस जोन के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी तक आप देखेंगे तो जब से हमने यहाँ पे फॉल करना चालू करा है, प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर रहे। एक बार पीछे का चार्ट भी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ से एग्जैक्टली ये हमने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट किसी भी हाई को अपने क्रॉस नहीं कर रहा है। जो भी रिट्रेसमेंट बेसिस पे हाई बन रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू फॉल हुआ, ये रिट्रेसमेंट लिया हमने, इसी बेसिस पे मैंने आपको ये लेवल मार्क किया था। यहाँ पे वापस से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आया, यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट लिया तो अपने हाई को क्रॉस नहीं करा, उसके नीचे कहीं ना कहीं हाई लग रहे हैं। तो अगर मार्केट जैसे गैप अप खुल जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे रिसेंटली कोई हाई वगैरह क्रॉस होगा, उसके बाद मार्केट एक बार हाई क्रॉस करके ऐसे ऊपर निकले, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बाइंग करने में। फिर वापस से जब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके फिर अपना फ्रेश हाई बनाना चालू करेगा, तब जाके हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, तब तक मार्केट गैप अप खुल के अगर सेलिंग में जा रहा है तो मैं सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलूंगा। एज एन ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव से बाइंग के लिए हमें अच्छा मूव जब भी मिलेगा जब मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है। उस केस में मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे, ब्रेकआउट वगैरह करे, फिर सेकंड प्राइस एक्शन जब बनना चालू होगा, तब हमें बाइंग में काफी अच्छा मूव देखने को मिल पाएगा। और गैप डाउन के केस में बाइंग में अच्छा मूव जब मिलेगा जब मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले, वापस से क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेकआउट करता है, तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये दो केस में ही मुझे बाइंग वगैरह में अच्छा लग रहा है। बाकी अगर जैसे मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल बना हुआ है थोड़ा सा बीच में, हम तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। फिर अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। अभी मार्केट ने एक फॉल लिया, उसके बाद एक पॉज कैंडल बनाई है, तो पॉज कैंडल का जब तक मार्केट हाई वगैरह क्रॉस ना करे या लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइस ना दिखे, तब तक हमें बाइंग को थोड़ा सा पॉज करते हुए चलना होगा। बाकी ये सारे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 212 के आसपास ही रेजिस्टेंस बना हुआ है, 861 के आसपास सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 626 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, 462 के आसपास एक माइनर सपोर्ट हो सकता है, फिर यहाँ पे 200 से लेकर 150 के जोन में हमारा इंपॉर्टेंट एक कंसोलिडेशन वाला एरिया आने वाला है, जहां पे हम बेस बना के ब्रेकआउट करे थे। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट बैक टू बैक काफी अच्छा पॉजिटिव साइड में मूव करता हुआ जा रहा था। कोई भी छोटा मोटा करेक्शन आता था, वापस से मार्केट ओवरऑल पूरे मंथ एंड में ऊपर की साइड पे आके क्लोज कर देता था। फिर अभी यहाँ पे मार्केट ने बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल्स बना ली थी। लास्ट वाली कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अभी जो नया मंथ स्टार्ट हुआ है, इसी के बीच में हम यहाँ पे स्टार्ट करे हैं, क्योंकि ऊपर से एंड में सेलिंग दिखाते दिखाते क्लोज हुए थे, तो इसी के बीच में मार्केट हमारा मंथ स्टार्ट कर रहा है। अब जैसे 4 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन चुकी है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन लेता है, थोड़ा नीचे आता है, तो उससे हमें शॉकिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है। तो कहीं ना कहीं जाके मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आएगा। जो लोग यहाँ पे नीचे से बाय करके बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे। तो अभी जैसे मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में बना हुआ है, यहाँ से थोड़ा और डीप जा सकता है करेक्शन में, जहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा काफी दूर देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 25,250 वगैरह के आसपास देखने को मिलेगा। ओवरऑल पूरे मंथ की बात करते हैं, अक्टूबर मंथ की, तो यहाँ पे इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के बीच में थोड़ा सा वॉल्टिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है इस मंथ में। डेली टाइम फ्रेम पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट काफी अच्छा यहाँ से स्ट्रेच ले चुका था। एक यहाँ पे पहले अच्छा मूव करा, पॉज लिया, वापस मूव करा, वापस 3 दिन पॉज लिया, फिर वापस मूव करा, एक पॉज कैंडल बनाई थी। उसके बाद मार्केट जैसे ही लो ब्रेक डाउन करना चालू करा, काफी अच्छा हमें फॉल दिखा। अभी वापस यहाँ पे एक मार्केट ने पॉज कैंडल बनाई है। पॉज कैंडल का सिंपली मतलब होता है कि यहां से मार्केट निकला, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड किया, थोड़ा सा हॉल्ट लिया, जहां पे बायर सेलर्स कंफ्यूज हुए, कोई ने प्रॉफिट बुक करा, कोई ने फ्रेश पोजीशन बनाई। अब उसके बाद यहां से डिसाइड होगा, वापस से यहां से फ्रेश चीज डिसाइड होगी कि यहां से वापस से फ्रेश सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, या इसी के बीच में मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, बायर सेलर्स और डिसाइड करेंगे, या फिर इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनना चालू होता है जिसमें लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है, तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए वापस से एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। तो सिंपल हो गया हमारा ब्रॉड माइंडसेट कि यहाँ पे पॉज कैंडल बनी है, तो पॉज माइंडसेट तभी हम यहाँ पे हैं, नीचे निकलना चालू करते हैं, वापस से हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा निकल के आ रहा है, इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे चलता हुआ जा रहा था। फाइनली मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट टिक के साथ यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने की कोशिश करे, पर कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली, एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, ट्रेंडी मूव देखने को मिला।
ट्रेंडी मूव के बाद अभी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्टिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आया है, जिसको हमने पहले से भी प्लान भी किया था कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मूव करने के बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्टिलिटी शो कर सकता है। वॉल्टिलिटी हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे की ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो नेक्स्ट थर्सडे का दिन होने वाला है, एक्सपायरी डे होने वाला है, उस पर ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है तो ये सारे जो सपोर्ट के आसपास बाय करके बैठे हैं, इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो हमें सेलिंग में वापस से कंटिन्यू करते हुए चलना होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम सेलिंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। इसी के बीच में हल्का फुल्का फ्लैट खुल जाता है तो ये पूरा यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग वाला एरिया है, जिसमें मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है, नीचे आता है तो ऊपर आ जाता है। यही चीज को हमें यहाँ पे कंटिन्यू फॉलो करते हुए चलना होगा। तो इस बीच में हम ट्रेड ना करें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है। एक्सपायरी का दिन है, वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा हाई है इसके बीच में, तो इस बीच में हम ट्रेड ना करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, हमारे लिए सेफ रहेगा। डायरेक्टली गैप अप का केस जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा कि अभी तक मार्केट अपने प्रीवियस किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर रहा। यहाँ पे एक हाई लगाया था, उसके बाद जब से नीचे आया है प्रीवियस किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर रहा। तो एक बार किसी हाई के ऊपर जाके, जैसे यहाँ पे कोई भी हाई मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा, इनफैक्ट यहाँ पे एक टिक भी लगाया तो भी अपने क्लोज नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया, फिर उस किसी भी हाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा। एक बार यहाँ पे मार्केट अगर जैसे गैप अप खुलता है तो हाई वगैरह के ऊपर खुल रहा है, यहाँ पे वापस से सेलर्स एक्टिव होने का कोशिश करेंगे। तो सेलर्स अगर एक्टिव हो रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है मार्केट, तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चलेंगे। पहले बाइंग जब करते हुए चल सकते हैं, मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुल के पहले यहाँ पे सस्टेन करे फिर ब्रेकआउट करे, या दूसरा केस हो जाता है डायरेक्टली गैप अप खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जाए, इसमें हमें बाइंग नहीं करना, नीचे आएगा वापस से फिर वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। ये दो केस में हमें बाइंग में एज एन ऑप्शन बायर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज जैसे एक्सपायरी होने वाली है, यहाँ से सब लेवल के आसपास से कॉल सेलर्स बैठे होंगे, नीचे की साइड पे यहाँ पे पुट सेलर्स बैठना चालू कर दिए होंगे, तो कंपैरेटिवली कॉल सेलर से अभी पुट सेलर के मन में ज्यादा फियर बढ़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा सेलिंग में आया हुआ है। न्यूज वगैरह भी नेगेटिव आ रही है, सेबी रिलेटेड भी न्यूज आई है जिसको अभी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ ईरान इजराइल की भी एक न्यूज आई है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाती है। तो पुट सेलर्स के मन में यहाँ पे काफी खतरा बढ़ा हुआ है। नीचे निकलता है मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू हमें फॉल देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट पहला टारगेट हमारा उतना रहना चाहिए जितनी ये रेंज की लेंथ है। इसके बाद हमें ट्रेल करना स्टार्ट कर देना है, पोजीशन को जल्दबाजी नहीं करनी है बुक करने में, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा ऊपर गया था तो अभी करेक्शन में आ रहा है तो सेलिंग भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो ट्रेल करने से हमें फायदा मिलेगा अच्छे टारगेट कैप्चर करने में। और जैसे यहाँ पे हर लेवल के आसपास से कॉल सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो वापस से मार्केट गैप अप खुलेगा। अगर वापस से कॉल सेलर्स अपना पैसा लगाते हैं, अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश करते हैं, मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट अगर सेलिंग में आ रहा है तो हम सेलिंग में ही फिर प्लान करते हुए चलेंगे। और बेटर अप्रोच हमारे लिए क्या हो जाती है कि पहले 50% क्वांटिटी प्लान कर ली यहाँ पे, फिर मार्केट जब फर्दर इसको ब्रेकडाउन वगैरह करे तब हम रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसा एग्जैक्टली हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 915 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, 738 के आसपास एक सपोर्ट हमने बनाया है। यहाँ पे पहले मार्केट ने एक बार इसका ब्रेकआउट करा था तो फेल हो गया था, वापस से इसका ब्रेकआउट करा यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, तभी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल पाया था। इसी लेवल के आसपास अभी हम थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं, बेस बना रहे हैं। 609 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर यहाँ पे 481 के आसपास ही नेक्स्ट सपोर्ट हमारा होने वाला है। यहाँ पे बीच में एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही है जो कि काफी पीछे से हमें देखने को मिल रही है। अब अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दो ऐसी न्यूज जिसके बारे में आपको अपडेटेड रहना चाहिए। सबसे पहली न्यूज तो यह है कि ईरान ने अटैक किया है इजराइल पे, 200 प्लस मिसाइल्स वहां पे फायर की गई हैं। तो बेसिकली एक वॉर टाइप सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल सेंटिमेंट्स में। अब जब भी वॉर टाइप सिनेरियो होता है तो पास्ट में ऐसा कई बार देखा गया है कि फियर मार्केट का बढ़ता हुआ नजर आता है। उस वजह से आपने देखा होगा तो कल क्रिप्टो मार्केट वगैरह जो 24 आवर्स मार्केट ओपन रहते हैं वो काफी ज्यादा फॉल करते हुए नजर आए थे, क्रैश करते हुए नजर आए थे। और हमारा मार्केट तो आज के दिन हमारे मार्केट की हॉलीडे है, उस वजह से हमारा कुछ रिएक्शन इस पे देखने को नहीं मिला है। पर बाकी के मार्केट एज यूजुअल रन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी थी गांधी जयंती के ओकेजन पे, तो बाकी मार्केट ग्लोबल मार्केट्स वगैरह एज यूजुअल रन कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे किस तरह का इंपैक्ट रहता है वो हमें कल के दिन देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अगर फियर बढ़ता है तो वॉल्टिलिटी भी हमारी शूट अप हो सकती है, बढ़ सकती है। उस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। उसका पता हमें कैसे लगेगा? जैसे ही मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे पे, तो वहां पे इंडिया विक्स को हम चेकआउट कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा शूट अप करता हुआ नजर आ रहा है तो अल्टीमेटली मार्केट की वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना जो जरूरी है कि जब भी ग्लोबल रीजंस या ग्लोबल सेंटिमेंट्स वगैरह या इस टाइप की न्यूज आ जाती है तो वहां पे मार्केट में हमें वॉल्टिलिटी बढ़ने के साथ साथ ट्रैपिंग भी ज्यादा देखने को मिलती है। प्राइस एक्शन वगैरह फेल होते हुए नजर आते हैं फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स वगैरह वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो उस अकॉर्डिंग हमें वहां पे काम करने की जरूरत है, क्वांटिटीज को कंट्रोल रखते हुए, प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए अपने रिस्क को।
इसी के साथ सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज जो आती हुई नजर आई है वो सेबी की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था जो मैंने आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको ये अपडेट करके बताया था कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाला है, जो भी चार्जेस वगैरह सेबी ने बढ़ाए थे एसटीटी के रिगार्डिंग, वो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। तो उस अकॉर्डिंग हमारे चार्जेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे 1 अक्टूबर को जो हमने ट्रेड करा है उसमें, और आगे जो हम ट्रेड करने वाले हैं उसमें। फिर यहाँ पे सेकंड ये सर्कुलर आता हुआ नजर आया है जो कि 1 अक्टूबर को आता हुआ नजर आया है। यहाँ पे आप डेट चेकआउट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में अगर आप सर्कुलर पढ़ना चाहते हैं तो सेबी की साइट पे जाके यहाँ पे लीगल वाला ऑप्शन आप पिक करके इसमें सर्कुलर्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। सेकंड नंबर का ये सर्कुलर है जहां पे मेजर्स टू स्ट्रेंथन इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव करके आपको इस तरह से दिख जाएगा। अब हम इसमें नीचे चलते हैं तो काफी सारे पॉइंट्स इसमें शेयर करे गए हैं। बेसिकली सेबी क्या करना चाह रहा है, सेबी रिटेलर्स को थोड़ा सा, जो एकदम छोटी कैपिटल वाले रिटेलर्स हैं जो काफी ज्यादा लॉस कर रहे हैं, जो बेसिकली गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं, जिनको ट्रेडिंग सीखने करने से कोई मतलब नहीं है पर अल्टीमेटली लॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा हटाना चाहता है। उसके लिए कुछ मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं। मेन जो पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक पॉइंट तो ये है जो हमारे काफी ज्यादा काम का है, 5.4 कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। इसमें क्या बताया गया है सेबी की तरफ से कि कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होते थे 5 लाख से 10 लाख के बीच में, उनको बढ़ा के डबल से ज्यादा कर दिया जाएगा, 15 लाख से 20 लाख के बीच में कर दिया जाएगा, यानी डबल से 2 से 3 गुना कर दिया जाएगा उनको। तो इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि जो भी ऑप्शन बाइंग आप करते थे या फिर ऑप्शन सेलिंग आप करते थे वो थोड़ा थोड़ा महंगा हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग कैसे महंगा हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई प्रीमियम चल रहा है 100 रुपए का, और निफ्टी में आप मान लेते हैं काम करते हैं, तो निफ्टी का लॉट कितने का आता था, 25 का। तो 25 इंटू 100, 2500 में आपका काम हो जाता था, इतना आपको पे करना पड़ता था, इसमें आपकी ऑप्शन बाइंग हो जाती थी। तो इसको कम से भी कम नहीं तो 2 से 3 टाइम्स से लेकर 4 टाइम्स तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह से ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते थे तो मान लेते हैं आपका 1 लाख के अंदर में काम हो जाता था, तो उसको भी थोड़ा 2 से 3 टाइम 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा, तो वहां पे भी आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसा करने के पीछे सेबी ने रीजन जो बताया है कि रिटेलर्स वगैरह जो एकदम छोटी कैपिटल वाले ट्रेडर्स थे उनको मार्केट से रिटेलर्स को हटाना चाह रहा है सेबी, जिससे कि एक एंट्री बैरियर लग सके। जो एक सफिशिएंट कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं जिनके पास एक साइजेबल अमाउंट का कैपिटल है, वही सिर्फ मार्केट में काम कर सके, और बाकी जिनके पास छोटी कैपिटल है उसको एफएनओ ट्रेडिंग से, डेरिवेटिव ट्रेडिंग से सेबी हटाना चाह रहा है। तो बेसिकली ये एक एंट्री बैरियर की तरह से काम करेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, जिसके पास 5000 का कैपिटल है वो भी मार्केट में आके एफएनओ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहा था, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग कर रहा था, तो उस चीज को यहाँ पे सेबी कम करना चाहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, यानी जो वीकली एक्सपायरी होती थी, हर दिन हमें कोई ना कोई एक्सपायरी देखने को मिलती थी, जैसे मंडे को मिड कैप की हो गई, फिर निफ्टी, ऐसे हर दिन एक्सपायरी होती थी। उन एक्सपायरी को खत्म करके ये दोनों पॉइंट जो भी एप्लीकेबल होने वाले हैं 20 नवंबर से एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो 20 नवंबर से सारी एक्सपायरी को खत्म करके सिर्फ ओवरऑल पूरे वीक में आपको 2 एक्सपायरी देखने को मिलेगी, 1+1। कैसे देखने को मिलेगी उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले जैसे 2 तरह के हमारे एक्सचेंज बोर्ड होते हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई की तरफ से 2-3 एक्सपायरी होती हैं, 4 एक्सपायरी होती है। एक तो होती है मिड कैप की, एक होती है फिन निफ्टी, एक होती है बैंक निफ्टी और एक होती है निफ्टी 50। बीएसई की तरफ से होती है बैंकेक्स और एक होती है सेंसेक्स। ये 2 एक्सपायरी हमें इसकी तरफ से देखने को मिलती है। अब 20 नवंबर से क्या होने वाला है, सिर्फ एक एक्सपायरी वीकली रहेगी एनएसई की तरफ से और एक एक्सपायरी वीकली रहेगी बीएसई की तरफ से, यानी 1+1 आपको देखने को मिलेगी, एक एनएसई की तरफ से और एक बीएसई की तरफ से। तो एनएसई को ये चूज करना होगा कि वो कौन सी एक्सपायरी कौन से वीक रखना चाहता है। उसके रिगार्डिंग अभी प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं आया है कि कौन सी एक्सपायरी किस दिन होगी और कौन सी एक्सपायरी खत्म होती हुई नजर आएगी, पर सिर्फ ये बताया गया है कि एक एक्सपायरी एनएसई की और एक एक्सपायरी बीएसई की, यानी इन टोटल सिर्फ 2 एक्सपायरी देखने को मिलेगी वीकली। फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 नवंबर से एनएसई ने डिसाइड करा कि पहले निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो उस वीक बाकी की एनएसई में से कोई एक्सपायरी नहीं होती हुई नजर आएगी। और सेम वहां पे उस वीक मान लेते हैं बैंकेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी उस वीक होती हुई नजर नहीं आएगी। फिर अगले वीक भले ही हो सकता है अल्टरनेटिव वो यहाँ पे बैंक निफ्टी की कर दे, तो निफ्टी 50 की उस वीक होती हुई नजर नहीं आएगी। तो इस तरह से कुछ काम चल सकता है। जो भी फाइनल डिसीजन आएगा एनएसई और बीएसई की तरफ से और सेबी को यहाँ पे ध्यान रखते हुए, उसका डिस्क्लोजर अभी तक नहीं करा गया है, तो जब डिस्क्लोज हो जाता है तब मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी पॉइंट्स हमारे ज्यादा काम के नहीं है। जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं उनकी समरी आपको वापस से समझा देता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूं। जैसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि मार्जिन हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो मार्जिन बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है, मार्जिन बढ़ता हुआ कितना नजर आएगा, 3-4 टाइम्स तक भी हो सकता है, डबल हो सकता है, डबल से ज्यादा हो सकता है, 3-4 टाइम्स तक।
वो बढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, जहां तक मुझे लग रहा है लॉट साइज हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा वापस से, जो कि पहले हमें देखने को मिलता था 2018, 19, 20, 21, 22। जो उस टाइम के ट्रेडर्स हैं वो इन बात को जानते हैं कि लॉट साइज हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता था, जहां पे निफ्टी का लॉट साइज 100 का रहता था, बैंक निफ्टी का 75, 100, उस तरह से फिर कम होते होते 50 हुआ, फिर यहाँ पे 25 हो गया, इस तरह से निफ्टी का होना चालू हो गया। और बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं 50 हुआ, फिर 30 हो गया, फिर अब 15 हो गया, इस तरह से कम होते होते काफी ज्यादा कम हो चुका था। तो इसको जहां तक है वापस से बढ़ाया जाएगा, कितना रखा जाएगा वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो फाइनल अपडेट जो आ जाती है वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, एक्सपायरी सिर्फ और सिर्फ एक हुआ करती थी, एक दिन हुआ करती थी, मतलब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों की एक साथ हुआ करती थी थर्सडे को। जो लोग पुराने ट्रेडर हैं वो ये बात को जानते हैं। उसी तरह से बाकी दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं होती थी, सिर्फ ये एक्सपायरी होती थी। तो उसी तरह से वापस से वीकली एक्सपायरी को कम कर दिया जाएगा। 2 एक्सपायरी सिर्फ हमें पूरे वीक की देखने को मिलेगी, एक एनएसई की तरफ से और एक बीएसई की तरफ से। यानी इन शॉर्ट हम जैसे पहले का दौर चलता था उसी दौर की तरफ वापस से बढ़ते हुए जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं सेबी का कंफ्यूजन को शो करता है कि सेबी कितना ज्यादा कंफ्यूज रहता है। पहले उसने लॉट साइज को कम करा, काफी ज्यादा कम करा और कम करा और कम करा और कम करा, एक्सपायरी को दिन ब दिन बढ़ाते गया, हर दिन एक्सपायरी हो गई। अब वापस से उसको लग रहा है कि यार ये गलत कर दिया, तो वापस से वो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे एक्सपायरी भी कम होगी और मार्जिन हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जो लोग पुराने ट्रेडर हैं उनको ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उनको आदत है इस चीज की, उतने लॉट में काम करने की उनको आदत है। पर स्पेशली जो न्यू ट्रेडर्स अभी रिसेंटली ज्वाइन करे हैं उनको थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट इन द सेंस जैसे रिस्क मैनेजमेंट वगैरह उस अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा और थोड़ा सा कैपिटल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे अभी तो क्या होता था, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं तो 15 इंटू जो भी प्रीमियम चल रहा है, 300 का प्रीमियम चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको बस कैपिटल चाहिए रहता था। अब आपको थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा लगेगा, डबल से ट्रिपल से लेकर 4 टाइम्स तक आपको लग सकता है, तो उतना कैपिटल मिनिमम आपको चाहिए रहेगा। दूसरी बात, जो हर दिन एक्सपायरी ट्रेड करने के शौकीन थे उनका शौक थोड़ा सा खत्म करना चाह रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है। क्योंकि हर दिन अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से इस तरह से हीरो जीरो ट्रेड फाइंड आउट करने के पीछे भागेंगे, जिसमें से अपनी कम्युनिटी में से तो बहुत सारे लोग मैक्सिमम ऐसा नहीं करते हैं, काफी समझदार लोग हैं, पर बाकी बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हर दिन ये सोचते रहते हैं कि पुट हमारा 100 टाइम्स हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए, डबल ट्रिपल हमारी रिटर्न्स मिल जाएं, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लगा के रोज वो एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं। अपने में से ऐसा कोई नहीं है, मैं जानता हूं बहुत कम होंगे भी तो, पर मोस्टली लोग यहाँ पे मैच्योर हैं और इस बात को समझते हैं, तो उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है हमारे लिए। तो बाकी लोग अगर बचते हुए नजर आ रहे हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। क्योंकि जो गैम्बलिंग माइंडसेट से आते थे कि पुट हमारा 100 टाइम्स रिटर्न दे दे, हर दिन ऐसे सोचते थे कि जैसे फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पे भी कि 2 रुपए का पुट मेरा 20, 30, 40, 50, 100, 200 चल जाए, इस तरह का माइंडसेट लेके चलते थे। उनके लिए ट्रेडिंग वैसे भी आगे चल के उनको दिक्कत ही देने वाली है। जो लोग समझ के काम नहीं करते, अपना रिस्क मैनेज करके काम नहीं करते, कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में, हर दिन प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, डबल ट्रिपल अपनी कैपिटल को करने के चक्कर में बर्बाद हुए जा रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेटर स्टेप है। और बाकी जो मार्जिन बढ़ाया गया है, जो पुराने ट्रेडर हैं उनके लिए ज्यादा कोई इंपैक्ट वाली चीज नहीं है, पर नए ट्रेडर को ये बात को समझना होगा कि लॉट साइज अगर बढ़ता है तो उस अकॉर्डिंग उनको कैपिटल देना होगा और उस अकॉर्डिंग उनका रिस्क मैनेजमेंट काम आता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के सिंपल सी बात यही है कि वापस पहले के दौर में सेबी जाना चाहता है जहां से हम आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये दोनों ही जो इंपॉर्टेंट न्यूज आती हुई नजर आई, एक तो ईरान वाली और एक सेबी वाली, ये ऐसे दिन आती हुई नजर आई है जहां पे नेक्स्ट डे हमारी हॉलीडे है। हॉलीडे होने की वजह से क्या हुआ है कि मार्केट इस पर रिएक्ट करता हुआ नजर नहीं आया। अब सब लोगों तक ये न्यूज फैल चुकी होगी, सब लोग एकदम पैनिक में आ चुके होंगे कि क्या होगा करके। तो नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, काफी ज्यादा पोजीशंस लोड अनलोड हो सकती है। उस वजह से अगर इंडिया विक्स हमें राइज करता हुआ नजर आ रहा है तो उससे हमें हिंट लग जाएगा कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों के मन में फियर बढ़ चुका है बेसिकली। तो उस अकॉर्डिंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए उस अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है, जिससे कि हम अपने आप को सेफ रख सकें। अगर हम बिगिनर हैं तो उस टाइम पे हम अवॉइड करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्क हमारा बढ़ चुका होगा। इसी के साथ सेबी के इन रूल्स पे आपके क्या व्यूज बन रहे हैं, आपके किस तरह से विचार बन रहे हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कौन से रूल्स आपको अच्छे लगे, कौन से बुरे लगे और उनके पीछे का क्या रीजन है अच्छा बुरा लगने का, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से आपसे शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को समझाते हुए, सारे अपडेट्स को आपको एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।